चलिए, तो कल हम लोग देखे थे बहुपद के बारे में। बहुपद में देखे थे पूरी बहुपद की परिचय हम लोग जान लिए थे, और साथ ही साथ ये देखे थे कि बहुपद में जो नामकरण करने वाले थे, तो बहुपद का नामकरण लगभग में हम लोग ये देखे थे कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग जानने वाले थे। घात के आधार पे कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, फिर चर के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे एनालिसिस हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद जो होते हैं घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग का यहाँ से आज का टॉपिक जो है वो है कि घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पे बहुपद यानी घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं, या किस तरह से हम कह सकते हैं कि घात के आधार पे बहुपद होते हैं, और कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो घात के आधार पे बहुपद जो होते हैं, देखिए सबसे पहले बात किया जाए कि हम लोग घात के आधार पे बहुपद के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 होना चाहिए कि आप जिस भी बहुपद को आप घात के आधार पे पहचानने वाले हैं, उस बहुपद में चर संख्या केवल सिंगल होना चाहिए। यानी चर संख्या क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। तब हम उसमें डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में उसका घात कितना है और कैसे है, इस तरह का हम लोग जानेंगे। लेकिन घात के आधार पर जो बहुपद होता है, उस बहुपद में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बहुपद का जो हाईएस्ट घात होता है वही उसका नाम होता है। यानी बहुपद का जो हाईएस्ट घात होगा, यानी सबसे उच्चतम जो घात होगा, वही उसका नाम दिया जाएगा। तो यानी चर संख्या का सबसे उच्चतम घात जो होगा वही बहुपद का नामकरण के लिए उत्तरदायी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे चर संख्या हमारा x है, चर संख्या हमारा y है। अब ये हम देख सकते हैं कि यानी कि 2x² प्लस का y प्लस का 3, क्या इसको हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है। घात के आधार पे इसका नाम क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x चर है, y भी चर है। अब इसमें हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि x का घात 2 तो है, बट y का घात यहाँ 1 है। लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x अलग प्रकार की चर है, y अलग प्रकार की चर है। यदि एक ही प्रकार के चर दिखेंगे, वहाँ पे हम घात के आधार पे डिसाइड कर पाएंगे। तो ये कंडीशन है कि हम घात के आधार पे इस बहुपद का नामकरण बताने में असमर्थ हैं। तो चलिए हम लोग ये बात समझ गए कि यानी कि एक ही प्रकार की यदि चर संख्या होगी, तब उसमें हम घात के आधार पे बहुपद बता सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं कि जैसे हमारे पास x हो गया प्लस का 3 हो गया। अब इसमें देखिए चर की संख्या जो है इसमें केवल x है, केवल x है। जैसे एग्जांपल में एक और ले लेते हैं, x² प्लस का 3x प्लस का 2। देखिए इसमें चर संख्या केवल क्या है, x है। यानी इसमें हम घात के आधार पे इसको हम बता सकते हैं कि इस बहुपद का नाम क्या होने वाला है। फिर इसमें भी हम बता सकते हैं कि घात के आधार पे इसमें बहुपद का नाम क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए घात के आधार पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो घात के आधार पे जो हो गया आपका फर्स्ट नंबर में हम बात करेंगे तो रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद होता है जिसका घात जिसका उच्चतम घात एक होता है। उच्चतम घात क्या होता है, एक होता है। तो जिसका उच्चतम घात एक होता है, माने सबसे बड़ा घात क्या होगा, तो एक होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3। x प्लस 3, देखिए यहाँ पे जो आप x देख रहे हैं, इस x को हम बात करें तो इसका x का घात क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब ये तो हम अचर है, ये अचर को हम नहीं चेक करने वाले हैं, अचर संख्या को हम नहीं देखेंगे। देख पा रहे हैं कि जो चर संख्या है उसका हाईएस्ट घात क्या है, तो 1 है। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद का क्या है, उदाहरण है।
यहाँ से हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में 2x प्लस का 4, इसका मतलब है कि 2x, मतलब यहाँ से हम बात करें कि चर जो हमारा है क्या है, x है। अब इसका घात क्या दिख रहा है, तो कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब कि 1 घात, यानी कि इसमें हाईएस्ट घात क्या है, 1 है, क्योंकि अगला हमारा चर इसमें उपस्थित ही नहीं है, यानी हाईएस्ट घात 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग को समझ में आ गया। अगला नंबर पे हम बात करते हैं, अगला नंबर पे जो है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, तो जिसका घात, जिसका उच्चतम घात 2 हो, 2 होता है, वो क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है। जिसका उच्चतम घात 2 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो 3x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो x हमारा चर है, ये भी x हमारा चर है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घात 2 है, यानी इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो सबसे बड़ा घात हमारा 2 है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा घात इसके अंदर जो उपस्थित चर में सबसे बड़ा घात 2 है, इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि द्विघात बहुपद ये है, यानी सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट घात 2 तो द्विघात बहुपद। उसी तरह से हम बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 3, देखिए इसमें भी सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसके अलावा कोई अब चर उपस्थित भी नहीं है, फिर भी इसका बड़ा घात क्या है, 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद ये भी हो सकता है, द्विघात बहुपद ये भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद का मतलब कि जिसका घात सबसे बड़ा घात क्या होगा, 2 होगा। रैखिक मतलब क्या हो गया कि जिसका घात 1 होगा। तो ये बात हमारा रैखिक के लिए हुआ, ये हमारा द्विघात के लिए हुआ। अब हम नंबर तीसरा बात करते हैं तो त्रिघात के लिए, यानी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, तो जिसका घात, जिसका उच्चतम घात, उच्चतम घात 3 होगा, 3 होता है, यानी जिसका उच्चतम घात क्या होता है, 3 होता है। जिसका उच्चतम घात 3 होता है उसे हम लोग त्रिघात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2, देखिए इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर x का घात 2, यहाँ पर x का घात 1, यहाँ पर x का घात 3, यानी 1, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं 3 है, इसलिए इसका नाम इसी के आधार पर पड़ेगा, अर्थात ये त्रिघात बहुपद होगा। यानी त्रिघात बहुपद, इसी तरह चतुर्घात बहुपद यानी पंचघात बहुपद, यानी जिसका जितना बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का नामकरण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद हमें समझ में आ गया घात के आधार पर भी, कि घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि बहुपद जो हो सकते हैं निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा घात उतना ही उसका नाम होगा, यानी जितना बड़ा घात वही उसका नाम होगा, तो हम कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा करके फिर से आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर पे क्या देखने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद भी हमें समझ में आ गया, त्रिघात बहुपद भी समझ में आ गया। चतुर्घात के लिए भी हम लोग समझ लिए कि चतुर्घात का मतलब जिसका बड़ा घात 4 होगा उससे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात करेंगे शून्य को लेकर के। शून्यक, शून्यक क्या होता है, तो शून्यक हम कह सकते हैं कि शून्यक घात के आधार पर ही बहुपद, तो यानी घात के आधार पर ही, घात के आधार पर ही शून्यक शून्यक बताया जाता है।
यानी हम बात करें कि शून्यक जो होता है कैसे हमको पता चलता है, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद के जो घात होता है उसी के अनुसार ही हम बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसी के आधार पर हम शून्यक बता सकते हैं। तो यानी हम बात करें कि यदि बहुपद रैखिक है जिसका घात 1 होगा तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। यानी जितना बड़ा घात उतना ही उसका शून्यक, यानी जितना बड़ा घात उतना ही उसका शून्यक, यानी बहुपद का जितना बड़ा घात होगा वही उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पॉइंट में हम लोग यानी देख सकते हैं कि नोट पॉइंट में क्या दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का जितना बड़ा घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यानी हम बात करते हैं कि बहुपद का जितना बड़ा घात होगा वही उसका शून्यक होगा, यानी बहुपद का जितना बड़ा घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बहुपद यदि रैखिक है तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। यानी बहुपद रैखिक एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे कि यदि बहुपद क्या है, बहुपद यदि हम कहें कि रैखिक है तो इसका मतलब कि शून्यक भी कितना होगा, शून्यक भी कितना होगा, तो शून्यक भी क्या होगा, 1 होगा। यदि बहुपद क्या होगा, बहुपद द्विघात होगा तो शून्यक भी कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि शून्यक भी होगा 2 हो जाएगा, यानी उसका शून्यक भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि शून्यक जितना बड़ा घात वही उसका शून्यक, यानी जितना बड़ा घात वही उसका शून्यक होगा। अर्थात त्रिघात होगा तो शून्यक कितना होगा, 3 होगा। चतुर्घात होगा तो शून्यक कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि शून्यक समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि द्विघात बहुपद है तो शून्य को सूचित कैसे किया जाता है, तो हम शून्य को सूचित करते हैं, अगर द्विघात बहुपद है तो शून्य को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा कामा बीटा से। अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा और गामा से लिखा जाता है। अगर हमारा रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक अल्फा होगा केवल, तो ये अल्फा बीटा गामा। अगर चतुर्घात है तो अल्फा बीटा गामा और लेम्डा, इस तरह का चिन्ह भी हम लोग क्या करते हैं, शून्य को सूचित करते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि अल्फा और बीटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि 2 शून्यक तो बहुपद भी द्विघात होगा। अगर 1 शून्यक तो बहुपद भी रैखिक होगा। अगर 3 शून्यक तो बहुपद त्रिघात होगा। अगर 4 शून्यक बहुपद चतुर्घात होगा। तो इस तरह से बहुपद हम शून्य के आधार पे भी बता सकते हैं और बहुपद के आधार पे हम लोग शून्य का भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग शून्यक भी समझ गए कि शून्य कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निकालते हैं, और बहुपद हम कैसे पता करते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोग को मालूम हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अगला स्टेप में क्या दिखता है। चलिए आगे हम लोग देखें कि मतलब बहुपद में यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि बहुपद में शून्यक, तो बहुपद में शून्यक भी पता कर लिए, बहुपद का नामकरण भी जान लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुपद का थोड़ा सा व्यापक रूप, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछता है और हर साल एग्जाम में पूछने वाला जो चीज़ों को हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुपद के शून्यक भी पता चल गया। अब बहुपद जो होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है, तो हम बात करते हैं बहुपद का व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप, या हम बात करते हैं तो मानक भी इसको कहा जाता है, मानक रूप, या हम बात करते हैं तो शुद्ध रूप भी इसको बोलते हैं, शुद्ध रूप। यानी बहुपद का मानक रूप बोलिए, बहुपद का व्यापक रूप बोलिए, बहुपद का शुद्ध रूप बोला जाए तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि ये हम लोग मानक रूप, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है।
तो हम बोल सकते हैं कि व्यापक रूप का मतलब होता है जनरली टर्म। मतलब वहाँ पे जनरली टर्म का मतलब होता है कि जब कभी भी हम लोग वैल्यू वहाँ पे पुट करें तो एक बहुपद मिल जाए। तो इस तरह का चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यापक रूप लिखा कैसे जाता है। तो व्यापक रूप लिखने का तरीका क्या है, यदि हमारा मान लिया जाए कि बहुपद रैखिक है, क्या हो, यदि बहुपद यदि बहुपद रैखिक हो, यदि बहुपद कैसा हो, रैखिक हो। तो रैखिक होगा तो कंडीशन क्या बनने वाली है, यदि बहुपद रैखिक हो तो, बहुपद रैखिक हो तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि लिखने का तरीका इसका क्या होता है। तो रैखिक के लिए सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। रैखिक के लिए सबसे बड़ा घात क्या होता है, एक होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक। उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, घात को बढ़ाते यानी घटाते हुए क्रम में लिख लीजिए। घात एक है तो उसके बाद घात क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि एक कम करिएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी घटाते हुए एक कम करते हुए लिखते चले जाइए तो जीरो। अब यहाँ के बाद आप क्या कर दीजिए, आराम से अल्फाबेट में जो ABCD अक्षर होते हैं उसको स्मॉल में लिखते हुए चले जाइए, जो कि आपका ये गुणांक का काम करेगा। तो A हो जाएगा और अगला नंबर पे B हो जाएगा। आगे अब हमारे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक रोक दूंगा। अब हम लोग ये जानते हैं क्या चीज, कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि दुनिया का कोई भी संख्या हो, यदि संख्या मैं बात करूं कि यदि कोई दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो उसका वैल्यू 1 आने वाला है। यदि हम बात करें कि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है और ये संख्या में यदि हम भाग देते हैं जीरो से, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। यदि हम बात करते हैं कि जीरो और जीरो में यदि कोई संख्या से हम भाग लगाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर बच्चों को पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो शायद आप लोग इसके आगे देख सकते हैं कि क्या इस आने वाला है। तो एक्स के घात यहाँ पर जीरो है तो क्या आने वाला है, कह रहा है कि संख्या का घात जीरो तो उसका वैल्यू 1 आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख दूं x और मैं यहाँ पर लिख दूं b गुणे एक, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक जो बनेगा ax प्लस का b बनने वाला है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि यदि हमारे पास बहुपद कैसा हो, द्विघात हो, यदि बहुपद द्विघात हो, यानी द्विघात यदि बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, यानी यदि द्विघात बहुपद हो तो क्या कंडीशन बनने वाला है, द्विघात बहुपद के लिए कंडीशन क्या बनेगा। तो द्विघात बहुपद के लिए तो मैं कहूं कि हाईएस्ट घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम बहुपद का घात 2 रख लिए, फिर एक कम करेंगे तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक कम करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से ABCD लिखना चालू कर दूं तो यहाँ पर आकर के C तक खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर C तक अगला हमारे पास कोई पद नहीं है, इसलिए मैं C तक रोक दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहाँ से यदि बात करूँ कि इसको लिखूं तो यहाँ से मिलेगा ax² प्लस का bx प्लस का, अभी पढ़े हैं कि एक कोई भी संख्या होगा, संख्या का घात 1 होगा, 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब कि 0 का वैल्यू 1 और 1 में C से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो हमारा द्विघात बहुपद का यदि व्यापक की बात किया जाए तो ये बनेगा। तो यानी द्विघात बहुपद का व्यापक क्या हो जाएगा, तो ax² प्लस का bx प्लस का हो जाएगा C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अगला इसी तरह से बात करूं, यदि हम नंबर 3 में त्रिघात बहुपद का, यदि त्रिघात बहुपद की बात किया जाए, त्रिघात यदि हम बात करें त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद के बारे में हम जानें तो त्रिघात बहुपद की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घात हम लिखेंगे, सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, त्रि मतलब 3, यानी त्रिघात बहुपद के लिए सबसे बड़ा घात 3 होगा। उसके बाद एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर एक कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब अब यहाँ से अल्फ़ाबेट का हम लेटर सजाना चालू करेंगे, ABCD। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर लिखूं तो क्या बन जाएगा, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का यहाँ पे आ जाएगा d। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यदि व्यापक की बात किया जाए त्रिघात के लिए तो व्यापक बनेगा ax³ प्लस का bx प्लस का c प्लस का d। यानी व्यापक यदि हम बात
तो यहाँ से हमें व्यापक निकल जाएगा। यानी व्यापक रूप यदि हम बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं। चतुर्थ घात के लिए सबसे बड़ा घात 4 लिखेंगे, उसके बाद एक एक कम करते जाएंगे, एक एक कम करते जाएंगे जब तक कि वो 0 न बन जाए। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल रूप हम सजा देंगे ABCD का, और अब वहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा हमें चतुर्थ घात के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बहुपद का व्यापक, किसी भी प्रकार के बहुपद यदि हो तो हम व्यापक लिख सकते हैं। यहाँ से कोई डाउट नहीं है, और ना ही होगा तो आप फिर से इसको देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे देखते हैं। चलिए बहुपद में यदि हम बात करें कि थोड़ा सा गुणांक के बारे में अगर जाना जाए, हाँ, यहाँ से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि गुणांक के बारे में यदि जाना जाए तो हम लोग, कल मैं बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, कि फिर से मैं एक बार इसको रिप्ले कर देता हूँ। संख्या, यदि संख्या के बारे में हम बात करूँ कि यहाँ पे लिखा जाए संख्या, तो यहाँ पे लिख दिया जाए, फिर से मैं लिख दूँ संख्या, तो इसको हम बोलते हैं घात, सॉरी गुणांक, इसको गुणांक बोला जाता है। इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको हम लोग घात बोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो कि मैंने इसके बारे में कल बताया था। ये हमारा गुणांक है, ये हमारा आधार है, ये हमारा घात है। तो इन सब के बारे में कल मैंने बताया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। यदि मैं लिख दूँ 2x3, तो मैं इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये आपका गुणांक बन जाएगा, ये आपका आधार बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा घात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब हमको क्या देखना है इसके अंदर, तो अब हम लोग थोड़ा सा बहुपद जो घात के आधार पे अभी जब हम लोग देखें, इस बहुपद में गुणांक पता करेंगे, गुणांक एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे गुणांक किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारे पास 3x³ प्लस का 4x प्लस का 3, इस तरह का यदि हमारे पास बहुपद है, तो अब इसका हम गुणांक कैसे पता करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद त्रिघात आपको नजर आ रहा है तो त्रिघात बहुपद के लिए आप कभी भी, जब भी बहुपद आपको जो भी दिखता है, उस बहुपद का तुरंत आप व्यापक रूप लिख लीजिए, ताकि एनालिसिस करने में अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पे बहुपद के यदि लिखेंगे व्यापक रूप, तो जस्ट आप देखे हैं कि आपको त्रिघात बहुपद है तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ प्लस का, यानी ax³ प्लस का bx कम कर दीजिए यानी कि 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखिए c, एक और कम कर दीजिए तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख दीजिए d, एक और कम करिए तो 0 पावर मिलेगा, अर्थात 1, यानी हमारा बहुपद का व्यापक रूप ये हो जाएगा त्रिघात का। अब इसका व्यापक रूप के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो जरा देखिए, ax³ के साथ, ax³ के साथ यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या है a, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या दिख जाएगा, 3 दिखेगा। अगर x² के साथ हम बात करते हैं, यहाँ पर है b, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x² ढूंढिए कहाँ है, यानी x² है ये नहीं है, x² वाला पद है ये नहीं है, इसका मतलब है कि b बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अगर मैं बात करूँ x का, तो x के साथ c है, तो यहाँ पर तो हमें c मिल गया। जरा इसमें ढूंढिए कि x के साथ क्या है, तो x के साथ आप देख रहे हैं कि 4 है, तो इसका मतलब कि c के बराबर क्या आ गया, 4। अगर मैं d की बात करूँ तो इसके साथ x नहीं है, तो d इक्वल टू कितना है, यहाँ भी देखिए x वाला, बिना x वाला पद क्या है, 3 है, इसका मतलब d बराबर आ गया 3। तो यहाँ से हमको निकल गया a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, ये गुणांकों को हम लोग पता कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास बहुपद यदि क्या हो जाए, द्विघात हो जाए, मान लीजिए कि x² प्लस का 4 इस तरह का दे दिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुपद द्विघात है ना, द्विघात का व्यापक रूप लिख दीजिए। तो द्विघात का व्यापक रूप लिखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, व्यापक रूप में ax² प्लस का bx, माने एक कम करते जाइए,
फिर अगला क्या हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, 0 लिखा नहीं जाएगा, इसका मतलब सी। तो मैं कहूँ कि यहाँ से अगर एक्स के घात, अगर एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है ए। तो ए इक्वल टू, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, तो बोल सकते हैं कुछ नहीं लगा है, मतलब कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बराबर 1 है। अगर मैं बात करूँ एक्स के साथ क्या लगा है, तो बी, यानी बी, इसमें जरा देखिए एक्स वाला कहाँ है, नहीं है, एक्स वाला है या नहीं है, मतलब 0। सी के साथ मतलब एक्स नहीं है, तो हम कहें कि इसमें भी एक्स इसके साथ नहीं है, तो हम बात करते हैं कि सी बराबर क्या आ गया, 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए क्या वैल्यू, बी क्या वैल्यू, सी क्या वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुणांक को पता कर सकते हैं, और गुणांक को जब पता कर सकते हैं तो आगे फिर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुपद में हम लोग को गुणांक जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज इसी में बच्चा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पदों को लेस कर देता है और वो पद दिया नहीं रहता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी वैल्यू सीरियल क्रम से निकालते हैं, जो कि हमारे लिए गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सीरियल क्रम से यदि ए बी सी निकाले तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी का पद नहीं दिया हुआ है और हम लोग बी का वैल्यू रख लेंगे 4, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बचिए आप लोग, और बचिएगा तभी जा करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए इसको मिटाया जाए ताकि थोड़ा सा आगे देखा जाए और क्या हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए गुणांक के बारे में भी, गुणांक कैसे पता कर रहे हैं, गुणांक कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि शून्यांकों के लिए ही थोड़ा सा देखना होता है। शून्यांक देखिए, गुणांक शून्यांक निकाला कैसे जाएगा। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास बहुपद यदि द्विघात है तो उसका शून्यांक 2 होगा, ये भी हम लोग देखें। रैखिक है तो उसका शून्यांक 1 होगा, अगर त्रिघात है तो उसका शून्यांक 3 होगा। तो यहाँ से हमें शून्यांक के बीच रिलेशन और गुणांकों के बीच रिलेशन क्या है, शून्यांक और गुणांक के बीच रिलेशन क्या है, ये थोड़ा सा जानेंगे। शून्यांक और गुणांक के बीच क्या रिलेशन है, अगर ये हम लोग देखें तो यहाँ से मान लिया जाए, सपोज करिए कि हमारे पास बहुपद जो है, बहुपद आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, मतलब इस तरह का बहुपद देखा जाए तो यह द्विघात बहुपद है। इसका यदि हम व्यापक की बात करें, इसका व्यापक की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, मतलब हम व्यापक को ही लेकर के चलेंगे। तो व्यापक को लेकर चलेंगे क्योंकि सब पे अप्लाई होगा, व्यापक के लिए निकालेंगे। तो बोलिए इसका अगर मैं बात करूं तो शून्यांक क्या हो सकता है, तो शून्यांक हो सकता है इसका, अगर मैं बात करूं द्विघात के लिए, अगर हम शून्यांक की बात करूं, शून्यांक की बात करूं तो शून्यांक जो हो सकता है 2 हो सकता है, एक अल्फा कमा बीटा। अब बात आती है कि अल्फा कमा बीटा के बीच हमें रिलेशन क्या मिलती है, तो यहाँ से थोड़ी बातें समझने वाली ये है कि यदि हम अल्फा और बीटा को जोड़ दूं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, शून्यांक का योग कहलाएगा। मतलब हम शून्यांक का क्या बोल सकते हैं, इसको शून्यक का योग बोल सकते हैं, यानी कि शून्यक शून्यक शून्यांक कर दीजिए, शून्यांक ज़्यादा अच्छा रहेगा, शून्यांक का योग या योगफल, इसको बोला जाएगा शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल में लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल। अगर इसका मैं बराबर वैल्यू की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है माइनस का बी बाई ए। अगर जहां कहीं भी हमें शून्यांकों का योगफल निकालना होगा तो माइनस का बी बाई ए लगा देंगे। अब चलिए हम लोग गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी बटे ए आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे ए।
देखिए यहाँ तक तो ये सिंपली सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं करने वाली है। ये फार्मूला हालांकि हम लोग के बुक वगैरह में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमें मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक बहुपद दे दिया। अब इस बहुपद को कह रहा है कि शून्याङ्कों का योगफल निकाल दीजिए और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लीजिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप हमारे पास ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी अभी जस्ट दिखाई दे रहा है। चलिए मान लिया जाए कि हमारे पास कह रहा है कि यदि बहुपद यही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है। अब ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 हो तो शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन तैयार हो गया। मतलब जस्ट अभी हम लोग जिस पे पढ़े हैं इसके आधार पे हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लिया जाए कि यदि शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। जैसे बोला शून्याङ्कों का योगफल, तो चलिए योगफल का मतलब क्या होता है, तो हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अभी योगफल मतलब क्या देख रहे हैं, तो शून्याङ्कों का योगफल देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला क्या हो सकता है, तो माइनस का b/a। लेकिन इससे पहले इसमें हम लोग डिसाइड ये करने वाले हैं। तो डिसाइड ये क्या करेंगे कि इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेस में निकाल लेता हूँ कि a का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें a का वैल्यू की बात करूँ तो चलिए इसमें a का वैल्यू चूज करिए। a बराबर क्या दिख रहा है, तो a बराबर हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक a होता है। देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसका मतलब कि कुछ नहीं है, तो 1। a बराबर क्या आ गया 1। अगर हम b की बात करें तो जरा b की बात करिए, तो x का गुणांक देखिए 3, यहाँ पर x का गुणांक b, मतलब b बराबर आ गया 3। फिर c का मतलब क्या है, तो c बराबर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें a माइनस b/a, तो माइनस b माइनस का b, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप जो दिख रहा है यानी b बराबर दिया है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और b के जगह पे 3 और a के जगह पे 1, अर्थात सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्याङ्कों का योगफल। अब गुणनफल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से c/a, c का वैल्यू जरा देखिए कितना है, तो c का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो 2/1 अर्थात हम 2/1 के वैल्यू आ जाएगा 2, यानी यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का। तो चलिए यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ तक आ गया कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस तरह का चीज़ें पूछे तो हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है कि हम निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा चीज़ें हमारे पास नहीं दिख रहा है। यानी ये द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इस पे आप हजारों करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आगे हम लोग ये बढ़ने वाले हैं कि बहुपद को देख लिए कि बहुपद में जो शून्याङ्कों का योगफल कैसे निकलेगा, गुणनफल कैसे निकलेगा, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अगर हमें मान लिया जाए, सपोज करिए कि शून्याङ्क निकालना आ जाए, निकालने के लिए आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। ये तो योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं, योग के जगह पे हमें शून्याङ्क डायरेक्ट निकालने के लिए बोल दे तो फिर हम कैसे निकालेंगे, शून्याङ्क कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शून्याङ्क को हम लोग देखते हैं कि शून्याङ्क को निकालने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुपद क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4 यानी बहुपद आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2।
मान लो कि इस तरह का बहुपद आ गया, तो जब ये इस तरह का बहुपद आया तो हमको क्या करना होगा कि इस तरह का बहुपद के लिए हमारे पास यदि हम बात करें तो फॉर्मूला शून्यांक निकालने के लिए, तो शून्यांक के लिए क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac बंटे में 2a। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हम शून्यांक निकाल सकते हैं, अगर इस तरह का वैल्यू हम निकाल लें तो भी हम शून्यांक निकाल सकते हैं, या तो आप एक नंबर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो गुणनखंड विधि द्वारा खंड विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो शून्यक निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा, या आप इस फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कि गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से शून्यक यदि निकालना हो तो किस तरह के बेसिस को अप्लाई करेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 हमारे पास ये दिया हुआ है शून्य। देखिए यहाँ पर निकालने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें और इसमें माने फर्स्ट पद और लास्ट पद में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब गुणा करिएगा तो क्या दिखेगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 दूना का 6 यानी था 6 दिख गया। और जैसे ही 6 दिखेगा तो इसको क्या कर दीजिए कि इस तरह से प्राइम फैक्टर कर दीजिए, मतलब इसको खंडित कर दीजिए। और जब खंडित करिएगा तो सबसे छोटा अंक 2 से यानी कि 3 बार में कटा, फिर 3 से भाग लगाएंगे एक बार में। अगर हमारे पास कोई 2 प्रकार की संख्याएं दिख रही है, एक से ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो एक को हम नहीं लेते हैं, यानी हमारे पास खंडन इसका आ गया 2,3। अब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसा 2 और 3 को हम क्या करें जो कि 5 आ जाए। मतलब जोड़ और घटाव ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है, जोड़ एवं घटाव करके हमें 5 ला देना है। तो मैं इसको क्या करूँ, जोड़ूं तब या घटाऊं तब। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि जोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो लाना है x, तो यहाँ पर रख देंगे x, यानी हमारे पास आ गया x। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3x स्क्वायर, और लिखेंगे इसको 3x प्लस का 2x और प्लस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम बीच वाला पद को हटा करके इन दोनों को रख दिए, अर्थात 5 के जगह पे ये वाला बात सही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जब जोड़ा लगाएंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है, जोड़ा लगाने के बाद इसमें क्या दिखा, तो इसमें ये दिख रहा है कि जब जोड़ा लगाए तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में मिल रहा है। मिल क्या रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3x को बाहर कर सकते हैं। जब 3x को बाहर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x को जब बाहर करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि 3x बाहर हो गया तो एक x अभी बचा। फिर प्लस का यहाँ पे 3x को यदि हम बाहर करते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकालिए, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। जो कॉमन किए हैं उसको एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस का 2, और दोनों में से इनमें से कोई एक को रख लीजिए, मतलब x प्लस का 1। और हमें निकालना था क्या चीज़, शून्यक। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो करने वाले हैं 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस का 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3, ये हमारे पास आ गया। और फिर साथ ही x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू माइनस का 1, और x इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि x इक्वल टू कितना, माइनस का 2/3, और x इक्वल टू आ गया माइनस का 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, अर्थात शून्यक का वैल्यू हो गया। तो शून्यक हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2/3 और एक माइनस का 1।
तो ये हम शून्यक निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। अब हम लोग जो कल देखने वाले हैं इस विधि के माध्यम से भी शून्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी विधि जरूरत पड़ सकती है आवश्यकता अनुसार, और जो कि हमें गुणनखंड विधि तो एनी टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात दोनों विधि से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो शून्यक निकालने का मतलब ये चीज़ें हो गया कि शून्यक अगर हमें पूछे तो निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर शून्यक फिर कल प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं कल शून्यक निकालने का, और शून्य के साथ साथ और भी जो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है हमें वो चीज़ देखने वाले हैं। तो आज के लिए क्लास इतना पे ख़त्म किया जा रहा है। अब कल हम लोग देखेंगे अगला नंबर पे कि जो अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन देता है तो वो किस तरह का क्वेश्चन देता है, अगर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल पढ़ेंगे कि एकदम बिल्कुल एग्जाम का सारा क्वेश्चन हो जाए। चलिए।